सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एचएसएससी हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो है आज हम यहाँ पे 94 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ 93 पार्ट्स। आई होप आपने सारे पार्ट सीक्वेंस वाइज एक एक करके देखे होंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट देख लेना अगर आप 2026 में एचएसएससी के एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो। ठीक है, आज हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे एचएसएससी जूनियर सिस्टम इंजीनियर का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से हरियाणा जीके के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कौरवों और पांडवों के बीच महान युद्ध हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं महाभारत का जो युद्ध था कब लड़ा गया था। महाभारत का डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभारत का युद्ध। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध जो है 900 ईसा पूर्व जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, कहां पर लड़ा गया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कितने दिनों तक ये युद्ध चला था? 18 दिनों तक जो है ये युद्ध चला था। और महाभारत के लिखने का काम जो है ये किसने किया था? तो वेद व्यास जी के बारे में जो वेद व्यास जी ने जो है इसका लेखन का जो है काम किया था। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें पता होगी। बाकी डिटेल से मैंने जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच जो है महान युद्ध हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था। युद्ध की अवधि, महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था। लेखन का कार्य किसने किया था? इस महाकाव्य को महर्षि वेद व्यास ने जो है लिखा था और भगवान गणेश ने जो है इसे लिपिबद्ध किया था। ठीक है, पवित्र भूमि कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और हरियाणा की पवित्र नगरी के नाम से जो है जाना जाता है। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो ये अल बरूनी की जो पुस्तक है ना, जो कौन सी पुस्तक है, किताबुल हिंदू, उसमें भी मिलता है। यहाँ पे देखो, यह स्थित ब्रह्म सरोवर को एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्का तालाब माना जाता है, जिसका उल्लेख अल बरूनी की किताब उल हिंद में भी है। ठीक है, डायरेक्ट एचएसएससी के द्वारा जो है ये लाइन पूछी जाती है। ठीक है, ये लाइन याद रखना भाई, इसका जो उल्लेख है ना, ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है ये हमें अल बरूनी की किताब उल हिंद में भी जो है मिलता है। ठीक है, अब ज्योतिषर की यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है? तो ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का जो है उपदेश दिया था और उन्हें अपने जो है उन्होंने जो है अपना विराट रूप भी इनको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्राचीन मंदिर का जो निर्माण है पुष्यभूति राजा द्वारा करवाया गया था। पुष्यभूति से कुछ याद आ रहा है? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। तो वही पुष्यभूति राजा के द्वारा जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था कुरुक्षेत्र में। और इसका जो जीर्णोद्धार है यानी कि पुनर्निर्माण जो है मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ ने जो है करवाया था। अब सदाशिव राव भाऊ कौन है? 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध याद आ रहा है ना, वही सदाशिव राव ये भाऊ थे। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में और जो है महाभारत के बारे में। ठीक है, तो इतनी डिटेल याद रखेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? चलिए ये हम बाद में बात करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। 4 लड़ाइयां आप याद रखेंगे। कौन कौन सी 4 लड़ाइयां याद रखेंगे? यहां पर मैं आपको चारों लड़ाइयां बता देता हूं जहां से एचएसएससी चारों क्वेश्चन जो है पूछ चुकी है और एचएसएससी में जो है इन फ्यूचर दोबारा वे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे तराइन की प्रथम लड़ाई। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई। दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तराइन की तीसरी लड़ाई भी हुई थी भाई। ठीक है, और उसके बाद एक और युद्ध रखेंगे आप याद कर, कौन सा? चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध को जीत गया था। किसकी सहायता से जीता था? जयचंद की सहायता से जो है जीता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जीत की खुशी में भाई
खुशी खुशी में जो है इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने, जो जयचंद की बेटी थी ना, क्या नाम था उसका, उसको जो है वो उठाकर ले गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी लड़ाई होगी भी, जल्दी ही दूसरी लड़ाई होगी, 1192 में दूसरी लड़ाई होगी, और जयचंद ने अब किसका साथ दिया, अब जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया, और यहां पर जो है कौन जीत गया, मोहम्मद गोरी जीत गया। और मोहम्मद गोरी जीतते ही जो है दिल्ली सल्तनत का जो रास्ता था वो जो है खुल गया था यहाँ पर। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ, तो तीसरा युद्ध काफी लेट हुआ, 1215-16 में जो है ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ा गया था, इल्तुतमिश और जो है ताज अल दीन इल्तुदाज के बीच में जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था, और इल्तुतमिश जो है इसके अंदर विजयी रहा था। उसके बाद चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और जो है जयचंद के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, 1194 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये चारों युद्धों की डेट आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे किन किन के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की जो है इसके अंदर हार हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको आराम से बैठ के घर पर अकेले में रात को बैठ के ना आराम से बैठ के इसको पढ़िएगा। बड़ा दिल लगाने वाली चीजें मैंने यहाँ पर लिख के आपको एक ही जगह सारी चीजें दे दी है। ठीक है, अब अलग अलग युद्ध के लिए आपको अलग अलग चीजें जो है फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीजें मैं एक ही जगह आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूं। बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी लगा के जो है सारी वीडियो देखनी है एक एक करके, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी लगातार पढ़ते रहिएगा। लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 3 से 4 महीने, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में जो है मान्यता प्रदान की थी। तो किस पार्टी को की थी भाई, ये राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी इसको। ठीक है, जननायक पार्टी को जो है ये मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में जो है जननायक जनता पार्टी को जो है हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में जो है मान्यता दी थी। तो ये जेजेपी पार्टी है, वही याद रखना, जेजेपी से कुछ याद आ रहा है, 2019 में इसने 10 सीटें जीती थी भाई इस समय, और 10 सीटें जीत के जो है इनका दिमाग खराब हो गया था। किसका दिमाग खराब हो गया था, दुष्यंत चौटाला का जो है दिमाग खराब हो गया था, दुष्यंत चौटाला का। तो इस भाई ने क्या किया, डिप्टी सीएम की कुर्सी ले ली। ठीक है, डिप्टी सीएम की कुर्सी ले ली, और इसका नतीजा लोगों ने क्या दिया, जब 2024 के विधानसभा इलेक्शन हुए ना, वहां पे बेचारे को एक भी सीट नहीं मिली, 0 सीट मिली। तो ये नतीजा निकला इसका 2019 के काम करने का। अगर ये 2019 में कोलैब नहीं करता ना बीजेपी के साथ, तो डेफिनेटली 2024 में जो रिजल्ट मिलते ना वो अलग मिलते रिजल्ट आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। और चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में जननायक पार्टी जेजेपी को जो है हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में जो है मान्यता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। काफी पुराना करंट अफेयर है, बट याद रख लीजिएगा, विनेश फोगाट के द्वारा जो है 2019 में सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हरियाणा के विष्णु मांझू को डैश के लिए राज्य युवा पुरस्कार जो है मिला था। तो हरियाणा के जो ये विष्णु मांझू है, इनको सामाजिक कार्य के लिए जो है 2019 में 2017-18 में, माफ कीजिएगा 2019 में बोल गया, 2017-18 में जो है विष्णु मांझू को हरियाणा युवा रत्न पुरस्कार के रूप में जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, सामाजिक कार्य के लिए जो है इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हरियाणा विधानसभा 2019 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। 2019 को आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है, क्योंकि 2024 वाला भी हो चुका है। ठीक है, विधानसभा 2024, तो 2024 के आंकड़े आपको याद रखना है। एक तो कांग्रेस के आपको याद रखना है, एक आपको किसका याद रखना है, बीजेपी का याद रखना है, एक आपको जेजेपी का याद रखना है। ठीक है, जेजेपी का याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी इसमें, कांग्रेस को 48 सीटें मिली थी। इसको क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली थी, 37 सीटें मिली थी। जेजेपी को कितनी मिली थी, 0 सीटें जो है इसके अंदर मिली थी। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने तथा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक
प्लास्टिक, ये कुछ और आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। प्लास्टिक उपयोग न करने को प्रेरित करने के लिए 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति कहाँ बनाई गई? तो कछुए की मूर्ति जो है ये कहाँ पर बनाई गई? तो ये कहां पर बनाई गई थी भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म सरोवर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और जागरूकता फैलाने के लिए 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से ब्रह्म सरोवर के पास जो है एक कछुए की जो है मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया दीपचंद बहमन हरियाणा के डैश कलाकार थे। तो क्या थे? नाटक कलाकार थे? नहीं। शायरी नहीं थे? सांग थे? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कहां होता? सोनीपत में जो है, सोनीपत के खांडा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, खांडा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनको क्या कहा जाता था? शेक्सपियर कहा जाता था, ठीक है। शेक्सपियर कैसे लिखेंगे? शेक्सपियर। शेक्सपियर और कालिदास जो है इनको बोला जाता था, ठीक है, बोला जाता है। कालिदास जो है हरियाणा का इनको बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये देखो, दीपचंद बहमन का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के खांडा गांव में हुआ था। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सांग और रागनी के माध्यम से हरियाणा भाषा और लोक कला को समृद्ध किया और आधुनिक सांग परंपरा की जो है नींव रखी थी। क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा का सूर्य कवि जो है ये किसे कहा जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो कि रोहतक हरियाणा से प्रकाशित होता है। यह समाचार पत्र किस भाषा में जो है प्रकाशित होता था? हरियाणा तिलक आप सभी जानते हैं भाई, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको कहां से निकाला गया था? 1923 में जो है इसको निकाला गया था। किसने निकाला गया था? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो है इसको निकाला गया था। किस भाषा में निकाला गया था? उर्दू भाषा में जो है इसको निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो रोहतक से प्रकाशित होता था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हाईलाइट कर देता हूं, क्या आपको याद रखना है? हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। इसके बाद ये कहां से निकलता था? रोहतक से जो है ये प्रकाशित होता था। कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1923 में जो है स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो है इनका संपादन जो है शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या बोला गया? रत्नावली और प्रियदर्शिका शास्त्रीय शैली में प्रसिद्ध हास्य व्यंग है, इनके रचयिता डैश है। तो आप सभी जानते हैं राजा नाहर सिंह ने नहीं लिखा, मोहम्मद गौरी ने नहीं लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट डिटेल पिछली वीडियो में मैं बता के आया हूं, ठीक है, इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा जो है लिखी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। चंद्र बरदाई जो है पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि भी जो है होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। तो हरियाणा के जो है दक्षिणी भाग में जो है ये अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल से मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। ये देखो, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के दक्षिणी जिलों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़ में जो है फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ढोसी की पहाड़ियां, और ये कहां पर अवस्थित है? 652 मीटर ये ऊंची है और नारनौल के कुलजातपुर में जो है ये अवस्थित है, ठीक है। यह चोटी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान की सीमा के पास नारनौल से थोड़ी दूर पर जो है ये अवस्थित है, कुलजातपुर गांव में ये अवस्थित है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाने से पहले 1 मिनट भाई रे, 1 सेकंड यार।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो भिंडाबास झील, बिल्कुल सही बात है, भिंडाबास झील जो है ना ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो इसको जो है आर्द्र भूमि भी जो है डिक्लेयर किया गया है भिंडाबास को, और ये सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पर अवस्थित है, झज्जर में अवस्थित है। ठीक है, आर्द्र भूमि के रूप में इसको कब नामित किया गया है, 2021 में इसको जो है आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, नीचे लिखा भी होगा, ये देखो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित इसे जुलाई 2021 में रामसर साइट और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। तो प्रवेश की बाद में बात करेंगे, पहले इसका जो है उद्गम ही देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, घग्गर नदी की। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक से इसका उद्गम होता है, शिवालिक। और शिवालिक में कहां से होता है, डागसाई से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, डागशाई से जो है इसका उद्गम होता है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में ये पंचकुला से प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा में ये पंचकुला से प्रवेश करती है। बाहर कहां से निकलती है, हरियाणा का जो सिरसा जिला है ना, सिरसा जिला जो पश्चिमी जिला भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, तो यहीं से जो है ये घग्गर नदी जो है हरियाणा से बाहर निकल जाती है। क्या पूछा गया है, हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है ना, तो पंचकुला कहां पर है, अच्छा पिंजौर दे दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, पिंजौर भी पंचकुला ही में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया, हरियाणा में पंचायती राज की तीसरी श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। बहुत बार बता चुका हूं, पहली श्रेणी ग्राम पंचायत हो जाएगा, दूसरी श्रेणी पंचायत समिति हो जाएगा, और तीसरी श्रेणी जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी पूछी है, तीसरी श्रेणी पूछी है ना, जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय याद रखो यार, छोड़ो, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, स्थापना कब हुई थी भाई, स्थापना हुई थी 1999 में, माफ कीजिएगा 99 बोल गया, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट कौन सा था, एक्ट 1915 था। ठीक है, एक्ट 1915 था। ठीक है, 1920 में इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, शादीलाल बना था। ठीक है, शादी लाल बना था। 1947 में आप सभी जानते हैं, 1947 में भारत और पाकिस्तान जैसे ही डिवाइड हुए, तो उस समय जो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ना, 1919 में जो स्थापना किया गया था ना यहाँ पे 1919 में, उस समय जो है उच्च न्यायालय जो बनाया गया था वो लाहौर में था। मतलब उस समय तो भारत पाकिस्तान तो एक ही होते थे 1919 में, लेकिन जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो ये जो उच्च न्यायालय बनाया गया था ना 1919 में, ये पाकिस्तान के लाहौर में चला गया। 1947 में फिर एक और भाई उच्च न्यायालय बनाना पड़ा, किस नाम से बनाया, पंजाब उच्च न्यायालय नाम से बनाया। ठीक है, पंजाब उच्च न्यायालय नाम से बनाया। ठीक है, न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय नाम से बनाया। और ये कहां पर बनाया, शिमला में बनाया भाई, ये शिमला में ये बनाया। ठीक है, शिमला में बनाया। अब क्या घटित हुआ, वो शिमला में होगी भाई, घनी ज्यादा ठंड होगी भाई, जाडे हो गए, ठंड होगी, तो क्या किया 1955 में फिर इसको भाई ट्रांसफर कर दिया। कहां कर दिया, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया चंडीगढ़ में, इसको ट्रांसफर कर दिया भाई। ठीक है, चंडीगढ़ में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया। अभी भी इसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय ही था चंडीगढ़ में 1955 में भी, लेकिन 1966 में क्या हुआ भाई, 1966 में हरियाणा राज्य एक अलग बन गया। उस समय जो है फिर इसका नाम क्या कर दिया गया, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जो है इसका ये वर्तमान में नाम हो गया। इतनी चीजें तो आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे 1920 में जो है शादीलाल इसके जो है मुख्य चीफ जस्टिस बने थे। 1947 में कौन बना था भाई, बताएगा कोई 1947 में कौन बना था, चलो बताओ फिर। 1955 में कौन बना था, अमरनाथ भंडारी बने थे, यहाँ पे लिख देता हूँ भंडारी। ठीक है, अमरनाथ भंडारी बने थे। और 1966 में कौन बना था, मेहर सिंह बने थे। ठीक है, मेहर सिंह बने थे। ठीक है, मेहर सिंह बने थे। 1947 में रामलाल बना था भाई लोग। ठीक है, 1947 में रामलाल बना। ये सारी डिटेल जो है आपको याद रखनी पड़ेगी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन थे? तो 2020 को मारो गोली, दिसंबर 2025 का याद रखो आप, ठीक है। पिछली वीडियो में भी बताया था 2025 में आपको याद रखना है, एक तो स्पीकर याद रखना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है? डिप्टी स्पीकर याद रखना है, ठीक है। ये तो समझ पा रहे हो ना, स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं और उपाध्यक्ष किसको बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर अभी वर्तमान में कौन है? हरविंदर कल्याण है। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? कृष्णलाल मिड्डा हो जाएगा। कृष्णलाल मिड्डा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 17 का वैसे तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी भाई आपके वो है कि भाई मेरे को तो पता ही होना चाहिए, तो नीचे पीडीएफ में आंसर दिया गया है, वहां पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया सूरज कुंड शिल्प मेला हर साल किया जाता है। चलिए मान लेते हैं भाई, सही सही बात है, सूरज कुंड जो मेला लगता है हर साल ही लगता है। हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में जो है इसका आयोजन किया जाता है। पहला आयोजन कब किया गया था? 1987 में इसका पहला आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सत्र का दर्जा कब मिला? 2013 में अंतर्राष्ट्रीय सत्र का जो है इसको दर्जा मिला था। हर साल किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में जो है इसको मनाया जाता है। अभी 2024 वाला जो है कौन से एडिशन का मनाया गया था? तो 38वां एडिशन जो है ये बनाया गया था। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा ये देख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। सूरजकुंड मेले से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने लिख दिए हैं। 1987 में पहली बार बनाया गया था, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको मिला। आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में किया जाता है। थीम विषय, हर साल भारत के एक राज्य को थीम स्टेट बनाया जाता है ताकि उस राज्य की कला और संस्कृति को जो है बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। समझ गए सारे के सारे? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के रोहतक जिले में पाई जाती हैं, ठीक है, वरना पाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मुगल पेंटिंग है ये हरियाणा के रोहतक जिले में पाई गई थी। हरियाणा में मुगल पेंटिंग्स मुख्य रूप से रोहतक जिले में पाई जाती हैं, जहां हिंदू मंदिरों में भी इस शैली के प्रमाण मिले हैं जो पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक विषयों से प्रेरित है। ये पेंटिंग्स अब कुरुक्षेत्र के पांडुलिपि विभाग के पास है, जो हरियाणा के कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? कलेसर नेशनल पार्क डैश को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कालेसर, ठीक है। कालेसर सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा है इसको कब मिला था? 1996 में मिला था, ठीक है। 1996 में मिला था। और नेशनल का दर्जा इसको कब मिला था? नेशनल का दर्जा इसको 2003 में मिला था, ठीक है। 8 दिसंबर 2003 को इसको नेशनल का दर्जा मिला था। कहां पर अवस्थित है? यमुना नगर में अवस्थित है, ठीक है। यमुना नगर में अवस्थित है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है ना, किससे मिलती है? उत्तराखंड से मिलती है, ठीक है। नगर है, नगर 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 नगर, ठीक है। इसकी सीमा कहां से लगती है? ऊपर उत्तराखंड से जो है इस राष्ट्रीय उद्यान की जो है सीमा लगती है। और ये भगवान शिव को समर्पित है भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कलेसर नेशनल पार्क भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रीय उद्यान को 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और इसका क्षेत्रफल याद रखना 11,570 एकड़, लगभग 46.82 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। नीचे पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो है 94 पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। इस प्लेलिस्ट से क्या आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही है? बेझिझक बताइएगा। कोई अगर डाउट है, कोई अगर मेरे में कमी है या फिर मैं जो है अच्छे तरीके से नहीं करवा रहा, तो वो भी बता दीजिएगा। मैं उसमें जो है सुधार करने की डेफिनेट कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव आपके लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए। बस आपको तसल्ली से 3 चीजें करनी पड़ेंगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी जो है आपको डेली रखनी पड़ेगी। तभी जाके है 2026 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है, ऐसी कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है कि 2026 में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। डेफिनेटली आप में से ही लेके दिखाएंगे। बस आपको जो है निरंतर पढ़ता रहना होगा। 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। बस इतना सा कर देना और कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी तैयारी करते रहो और सिलेक्शन लेके अपना और घर वालों का नाम जो है रोशन कर दो मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना, तब तक के लिए धन्यवाद।